एक सास के 5 गंजे दामाद। अजी क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पता तो है ना माँ को देर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरे थोड़ा सा सब्र रखो, बस अभी आता हूँ। जब देखो इसी तरह टॉयलेट में घुसने के बाद टाइम लगाते रहते हो। अरे कौन इतना टाइम लगाता है? कुछ ही देर में अर्जुन पूनम के साथ मिलकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसके चारों भाई और उसकी चारों भाभियां इंतजार कर रही होती हैं। वे सभी मिलकर अपनी पत्नियों के घर पर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें खाने पर इनवाइट किया होता है। चलो चलो जल्दी से, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी और फिर हमारे साथ हमारे प्रभु चिल्लाएगी। वो सभी घर से निकलकर अर्चना के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अर्चना अपने 5 दामादों को देखती है, वह खुशी से फूले नहीं समाती। अरे वाह, क्या बात है, मेरे 5 दामाद कितनी बढ़िया दिख रहे हैं। चलो चलो अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। अर्चना ने अपने दामादों की पसंद का सारा खाना बना रखा था, जिसकी खुशबू सूंघते ही 5 खुशी से कहते हैं, अरे वाह माँ जी, क्या बात है, हमारे आने की खुशी में आपने हमारी पसंद का खाना बनाया हुआ है। मुझे तो दूर से ही खुशबू आ गई। और मुझे तो पनीर की खुशबू आ रही है। लगता है माँ जी ने मेरी पसंद का शाही पनीर भी बनाकर रखा है। अरे माँ जी, जब से हमारी पत्नियों को ये पता चला है कि आपने हमें दावत पर बुलाया है, इन्होंने तो सुबह से हमें कुछ भी नहीं खिलाया। एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हिमांशु की बात सुनते ही अर्चना जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। वो चारों खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सभी हंसी खुशी खाना खाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है, जिसके बाद अर्जुन अपनी सास अर्चना से कहता है, अच्छा माँ जी, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन शाम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। अर्चना अपनी 5 बेटी और 5 दामादों को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। तभी कुछ गुंडे बाइक पर वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और जैसे ही वह अर्चना की 5 बेटियों को देखते हैं, वह गुंडे अर्चना की बेटियों को देखकर झाड़ने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या मन चली है, कमर तो देखो बिल्कुल 28 है। अरे चलो चलो, इन कम सिनकलियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, डिस्को में अच्छा डांस करेंगी। क्या बात है, तूने तो बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आजकल डिस्को में ऐसी लड़कियां कम आती हैं। चल तो बिठा लेते हैं एक एक को अपने पीछे। उन गुंडों का ये बर्ताव देखकर अर्चना कहती है, अरे दामाद जी, तुम सभी अपनी पत्नियों की ऐसी बेइज्जती कैसे सहन कर सकते हो? अरे इन तीनों को मसल के रख दो। तुम 5 हो और वो 3, जमकर पिटाई करो उन तीनों की। अर्चना के इतना कहते ही अर्जुन, मुकेश, चिराग, गोविंद और हिमांशु को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वह 5 उन तीनों गुंडों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन सब में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो तीनों गुंडे अर्जुन, मुकेश, चिराग और हिमांशु के बाल पकड़ लेते हैं। जैसे ही वह उनके बाल पकड़ते हैं, उन 5 की नकली विग निकलकर उनके हाथों में आ जाती है, जिसे देखते ही वो तीनों गुंडे हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। क्या इनके सर पर तो नकली बाल हैं और ये तो टकले टकले। आजा तेरी खोपड़ी में तेल लगाऊं और साथ में तेरा टकला बजाऊं। गंजे पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल, आधा पानी आधा तेल। वह तीनों गुंडे अर्चना के 5 दामाद का मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखकर अर्चना को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह गुंडे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्चना गुस्से से अपने दामादों से कहती है, मेरे 5 के 5 दामाद गंजे हैं, इतना बड़ा राज तुमने मुझसे कैसे छुपाया? दरअसल माँ जी, हम ये राज छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अरे कैसी मजबूरी? तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने धोखे से मेरी बेटियों से शादी कर ली। मैं तो अपनी बेटियों को एक ही घर में इसलिए भेजना चाहती थी ताकि वह 5 एक साथ खुश रहें, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम 5 ही इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। अब मैं गंजे पतियों के साथ अपनी खूबसूरत बेटियों को कैसे भेज सकती हूँ? आज से हमारा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अर्चना ऐसा कहकर अपनी 5 बेटियों को अपने घर में वापस ले जाती है और दरवाजा लगा देती है। वह 5 बेचारे बाहर खड़े रह जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? माँ जी ने तो हमसे हमारी पत्नियां ही छीन ली। वैसे तो ये हकीकत कभी न कभी उन्हें पता चल ही जाती। क्या हमारी पत्नी अब हमारा साथ छोड़ देंगी? अब हमारे आगे क्या होगा?
बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमारी शादी हुई थी, अब हम क्या करेंगे? 2 हफ्ते बाद अमेरिका से मॉम डैड हमारी पत्नियों से मिलने के लिए वापस आ रहे हैं। अब हम उन्हें क्या बताएंगे? चलो घर चलते हैं, इसके बारे में हम सभी को मिलकर घर पर सोचना होगा। वह बेचारे बहुत ही मायूस हो जाते हैं, जिसके बाद वह पांचों वापस घर लौट आते हैं। उनके पास इतना सारा पैसा और इतना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की पांचों बेटियां उसके सामने रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है। हम पांचों बहनों से आखिर हमने ऐसा क्या किया था जो तुमने हमारे नसीब में गंजे टकले पति लिखे। आज मुझे पता चला कि मेरे वाले हमेशा टॉयलेट में इतना समय क्यों लगाते थे। इसका मतलब ये आधे घंटे तक अपने नकली बालों को ही सेट करते रहते थे। मुझे तो यकीन नहीं होता, जिन पतियों के साथ हम पूरे 2 साल से रह रहे उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा किया। अरे हमारे पति गंजे टकले और हमें कानों कान खबर नहीं लगी। बस बहुत हुआ, मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। मैं एक गंजे टकले पति के साथ नहीं रह सकती। अरे हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन गंजे पतियों के साथ रहने की। मुझे तो लगा था कि मेरे दामाद कितने शरीफ और नेक हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे दामाद गंजे हैं। माँ, आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों हमें धोखे में रखा? ये बात वो हमें पहले भी तो बता सकते थे। अरे पहले बता दिया होता तो मैं उन 5 गंजों की शादी तुमसे थोड़ी ना करवाने देती। अर्चना अपने दामादों के गंजे होने पर बहुत गुस्सा होती है। वहीं वह पांचों बहुत परेशान होती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन अर्चना अपनी बेटियों को अपने दामादों के पास भेजती ही नहीं है। बेचारे अर्जुन, मुकेश, चिराग, गोविंद और हिमांशु अपनी पत्नियों को वापस लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सास उनकी एक नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ उन पांचों के माता पिता अमेरिका से उनके पास आ जाते हैं और उन पांचों को मायूस देखकर उनसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ? तुम 5 इतने मायूस क्यों हो? तुम्हें हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं है क्या? कहीं हम दोनों ने यहाँ आकर तुम पांचों को तुम्हारी वाइफ के साथ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और ही है। चिराग अपने माता पिता को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता तुरंत अर्चना के घर पर उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए समधन जी, मैं जानती हूँ ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारे बेटों की गलती नहीं है। दरअसल ये बात मैंने ही आपसे छुपाई थी। मेरे बेटे तो आपको शादी से पहले सब कुछ बताना चाहते थे, पर मैं डर गई थी कहीं आप शादी से इनकार ना कर दो। दरअसल कुछ समय पहले मैंने अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट अपने बेटों को भेजे थे। गलती से वह प्रोडक्ट गलत आ गए थे, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ने लगे। देखते ही देखते मेरे पांचों बेटे गंजे हो गए और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने उन्हें ये नकली विग ला कर दी, ताकि आप अपनी 5 बेटियों की शादी मेरे बेटे से करवा दो। ये सुनते ही अर्चना को अपनी गलती पर अफसोस होता है, क्योंकि उसे सच पता नहीं था। उस दिन के बाद से अर्चना अपने दामादों के लिए हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पता लगाती है, जिसके चलते उसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपने दामादों के लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट मिल जाता है। कुछ ही समय में उस ट्रीटमेंट की बदौलत से उसके 5 दामाद के बाल उगने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अब उसे कोई परेशानी नहीं होती और वो अपनी बेटियों को खुशी खुशी अपने दामादों के पास भेज देती है। गवार बहू की 4 मॉडर्न सौतन। सांझ की बेला बीत चुकी थी। घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी चंपा चिल्लाती है, लाजो, आरियो लाजो। अरे मेरी बहरी बहू जिंदा भी है कि निपट गई? चंपा की चिल्लाहट सुनकर रसोई घर से भागती हुई उसकी बहू लाजो उसके पास आकर बोलती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? बेड़ा गर्क हो। अरे ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हुई है? आज के जमाने में सभी फैशन का जलवा दिखा रहे हैं। बस एक मेरी अतरंगी बेढंगी बहू है, जिसका साज श्रृंगार से पाला ही नहीं पड़ा। बस मांग में लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा खींची रहती है और रोज की तरह ललाट पर लाल बिंदी लगा लेती है। माँ जी, ये शौक श्रृंगार नई नवेली दुल्हनों पर शोभते हैं। मेरे ब्याह को 5 बरस बीत गए। अब मैं एक बहू और बीवी के साथ एक बेटी की माँ भी हूँ, और आपको तो पता है मुझे शौक श्रृंगार नहीं बल्कि सादगी पसंद है। मेरी मंदबुद्धि बहू, अरे मर्दजात चटोरी लुगाई के जैसा होता है। रसमलाई देखते ही मुंह मारने को दौड़ता है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ इतना ही कि सादगी छोड़कर थोड़ी लाली पाउडर लगा, थोड़ा लटके झटके दिखा, वरना फिर मत कहियो कि माँ जी ने समझाया बुझाया नहीं। भगवान न करे किसी रोज राजीव तेरे सीने पर मूंग दलने के लिए नए जमाने की मॉडर्न सौतन ले आए।
एकाएक राजीव खुश मन से घर में दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो आप? अरे राजीव बेटा, आज बड़े सवेर दफ्तर से लौट आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर ये किस खुशी की खुमारी दमक रही है? माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब मुझे गांव से दूर शहर में रहकर काम करना होगा। कल सुबह ही निकलना है। राजीव के शहर जाने की खबर से लाजो का चेहरा फीका पड़ जाता है, मगर वह इस बात को राजीव पर जाहिर नहीं करती। लाजो सारी रात अपने पति को निहारती है। इसी बीच बिहान हो जाता है और राजीव शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे में सास के ताने बाने बेचारी बहू की विरह को बढ़ाने लगे। माँ जी, शहर से इनकी कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी पत्री की तो बात तो बिसार ही दे। नौकरी का बहाना लगाकर मेरा बेटा तेरे गवारपन से उकताकर शहर गया है, तभी तो तेरी और तेरी बेटी की कोई खास खबर नहीं लेता। अब तक तो वह तुझे बिसार कर तेरी किसी मॉडर्न सौतन के साथ रास लीला रचा रहा होगा। ये सुनकर बेचारी बहू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पपक पपक कर रोती हुए बोलती है, माँ जी, राजीव मेरी मांग का सिंदूर ही नहीं बल्कि लाजो के ललाट की लाली है। वह मुझ गवार बहू का गौरव है। मुझे यकीन है वह अपनी बीवी के संग दगाबाजी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वह हर महीने पैसे भेजकर पति का फर्ज अदा नहीं करते। अरे मेरी गवार बहू, ये तेरी गलतफहमी है। मेरा बेटा तेरे लिए पैसे नहीं भेजता, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करके मनी ऑर्डर भेजता है। तू मान या ना मान, मेरा मन कह रहा है कि राजीव ने तेरी मॉडर्न सौतन खोज ली है। चंपा की चिकनी चुपड़ी बात से बेचारी गवार बहू के मन में तूफान का सैलाब उफन पड़ता है। वह देर रात बिछौने पर लेटी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, अग्नि के साथ फेरे लेकर राजीव ने मेरी मांग सजाई थी। मैंने खुद को पवित्रता के साथ उन्हें सौंपा था। ऐसा करने से क्या मैं गवार हो गई? क्या सचमुच राजीव ने मेरे लिए शहर में मॉडर्न सौतन ढूंढ ली होगी? वह बेबसी बीवी बदरा की ओर ताकती, फपक फपक कर रोते हुए ऊँघते हुए नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है। एक दिन, अरियो मेरी गवार बहू, देख तो जरा इतनी सबेर को दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। जैसे ही लाजो दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति राजीव अपनी 4 मॉडर्न बीवियों के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर लाजो को अपनी सास की बात सच होती दिखाई देती है और लाजो के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजीव, ये शहरी लड़कियां कौन है? हेलो सेनोरिटा, हम चारों अपना सेल्फ इंट्रो खुद देते हैं। मैं हूँ रैना, राजीव की फर्स्ट वाइफ। आई एम रीमा, राजीव की सेकेंड वाइफ। हम हैं शनाया और शेफाली, राजीव की लास्ट वाइफ। राजीव, तुम बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? क्या सचमुच ये चारों शहरी मॉडर्न तुम्हारी बीवी हैं? तुझ गवार को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या कि ये चारों मेरी बीवी और तुझ गवार की मॉडर्न सौतन हैं? मतलब माँ जी सच कह रही थी? इनसे शादी रचते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बंद करो अपने उलूल जुलूल सवाल। तुझ जैसी गवार बीवी के संग रहकर मैं बोर हो चुका था, इसीलिए मैं शहर गया था ताकि कोई मॉडर्न लड़की मिले। और मेरी बुलंद किस्मत तो देख, एक साथ 4 शहरी मॉडर्न लड़कियां मुझ पर मर मिटी। और फिर हम चारों ने राजीव से शादी कर ली। चारों मॉडर्न शहरी सौतन लाजो की आंख के सामने राजीव की बाह पकड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अरे ओ बहन जी, स्टेचू बनकर सामने खड़ी क्या हो? जाने का रास्ता छोड़ो। और सुनो, फटाफट से 4 ब्लैक कॉफी बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। सुना नहीं तुमने? मेरी चारों मॉडर्न बीवियों ने कुछ कहा है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। राजीव का बदला रवैया देखकर बेचारी बहू के तलवों की जमीन छिन्न भिन्न हो चुकी है, मगर उसके पास कोई दूजा ठिकाना नहीं था। ऊपर से एक बेटी का बोझ, जाती भी कहाँ पति के साथ, सास का सताव भी बढ़ गया। देख ले मेरी गवार बहू, तेरी कमी के कारण आज राजीव तेरे लिए शहर से 4 मॉडर्न सौतन लाया है। अब तेरे साथ साथ ये मेरे भी सीने पर मूंग दलेंगी। दिन बीतते हैं और बेचारी बहू एक छत के नीचे अपनी 4 मॉडर्न सौतन के साथ रहने को मजबूर हो गई। उसकी शहरी सौतन सारा दिन उसे घर के कामों में उलझाए रखती। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी उसका खाना पीना बंद करके उसके पेट पर पाबंदी लगाकर उसकी दर्द को दोगुना कर रही थी। एक रात लाजो अपनी बेटी को गोदी में सुलाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी उसे बगल के कमरे में हंसने की आहट आती है। राजीव, क्या कर रही हो? कंट्रोल योरसेल्फ। शेफाली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसा शर्माना? ये तो राजीव की आवाज है।
वह इतनी रात तक जाग रही हैं। लाजो अपनी नन्ही बेटी को सुलाकर खुली हुई खिड़की से भीतर झांकने लगती है। तभी वह देखती है कि राजीव की मॉडर्न बीवी शनाया और शेफाली उसकी बाहों में है और रायना रीमा उसके माथे को चूम रही हैं। ये देखकर वह गुस्से से झुंझुलाती हुई अंदर आती है। अयो बहन जी, ये क्या बदतमीजी है, आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? दूर हटो मेरे पति से। मुझे नहीं पता था कि शहर से आई तुम चारों मॉडर्न सौतन इतनी बेशरम हो। इसमें बेशर्मी कैसी? हम चारों राजीव की पत्नी हैं। पत्नी का परिचय तुम मॉडर्न को पता भी है। एक सुहागन सपने में भी अपने सिंदूर को किसी गैर औरत से नहीं बांटती है। शारीरिक संबंध के पीछे पागल हुई बेहुदा औरत हो तुम। लानत है तुम पर। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाजो को ताबड़तोड़ तमाचे मारते हुए उसे घसीटकर घर से निकालने लगता है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझ गवार को, निकल अब। राजीव ऐसा मत करो, हे भगवान कुछ करो। काश कि ये सब कुछ एक बुरा सपना होता तो टूट जाता। ऐसा कहते हुए वह गवार बहू आंखें मूंद लेती है और वह खुद को अपने बिछौने पर पाती है जहां रोते हुए उस रात उसकी आंख लग गई थी। मैं अपने बिस्तर पर कैसे? कहीं वो चारों मॉडर्न सौतन मेरे राजीव को शहर तो नहीं ले गई? लाजो झुंझुलाहट के साथ घर के सभी कमरे रसोई रौंदने लगती है। तभी उसे हॉल में बैठा राजीव दिखता है जिसकी गोद में उसकी बेटी थी और बगल में उसकी सास चंपा बैठी थी। लाजो समझ जाती है कि वह सब कुछ महज बुरा सपना था। अरे देख बहू, राजीव तेरे लिए शहर से कितने सारे तोहफे लाया है। ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। क्या हुआ लाजो, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे माँ, अब मैं शहर नहीं लौटूंगा। अपने बाल परिवार के बीच इसी गांव में रहकर कमाऊंगा ताकि आप लाजो और मेरी बिटिया मेरे नजर के साझे तो रहेंगे। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लाजो भागकर अपने पति के गले लग जाती है और लाजो के मन से अपने पति के बदलने का मलाल सदा के लिए खत्म हो जाता है। साथियों, क्या आपको कभी सपने में अपने किसी करीबी के दूर जाने का अनुभव हुआ है? एक सास के 3 प्रेग्नेंट दामाद। अरे बहू, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? अरे सवेरा हो गया है, क्या तुम्हारी आंख अभी तक नहीं खुली? अपनी सास की आवाज सुनकर अंगूरी की तीनों बहुएं नींद से जागकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती हैं। उस समय घड़ी में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। तभी अंगूरी की सबसे छोटी बहू भारती अंगूरी से कहती है, अरे सासू माँ, काहे इतना चिचिया रही हो सुबह के 5 बजे? हाँ, कानो आफत आ गई है क्या? तभी अंगूरी की बहू कोमल उससे कहती है, अरे अभी तो चंद्रमा भी ढले नहीं होंगे। सासू माँ, आपने तो मेरी नींद खराब कर दी। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपने हमें 5 बजे ही उठा दिया? अरे अगर तुम दोनों ही इतना बोलती रहोगी तो सासू माँ जी क्या बोलेंगी? जरा उनकी तो सुन लो। माँ जी, आप अपनी बात कहिए। अरे नास पीटियो, तुम्हें याद नहीं है कि बाबा ने क्या कहा था? सुबह उठकर 5 बजे जंगल में जाकर पूजा करनी होगी, तभी भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें तीनों को सुंदर से पुत्र होंगे। अरे हाँ, सही कहा। अब हमें जल्दी से पूजा के लिए निकल जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वे तीनों जंगल में पूजा करने के लिए निकल जाती हैं। जंगल में पूजा करने के बाद वो तीनों आपस में बात करती हैं। जब देखो माँ जी हमारे साथ यही करती हैं, कभी 5 बजे पूजा करवाती हैं तो कभी कुछ और करवाती हैं। अरे जब किस्मत में हमें बच्चे मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, इतना कुछ करने से कुछ नहीं होगा। देखो जो भी हो, माँ जी का दिल रखने के लिए हमें ये सब कर लेना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी चलो, काफी देर हो गई है। हमें अपने पतियों के लिए नाश्ता भी बनाना है और बाकी के घर के काम भी करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, यही तो रह गया है बस अब। वो तीनों घर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उन तीनों के पति तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठते हैं, वो अपनी माँ अंगूरी से कहते हैं, अरे माँ, ये सब क्या चल रहा है? आपको कोई कुछ भी कह देता है तो आप उनकी बातों में आ जाती हो। इस भ्रम से निकल जाओ, ये पूजा पाठ से बच्चे नहीं होते। हाँ माँ, जो किस्मत में है वही मिलेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों ना डॉक्टर को दिखाएं? डॉक्टर देखेंगे तो हमें कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अरे तुम तीनों की तो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। लगता है तुम तीनों की पत्नियों ने तुम्हें भड़का दिया है। खुद उन तीनों से तो बच्चे पैदा हुए नहीं, जो अब तुम तीनों को मुझसे लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। ओहो माँ, ये आप क्या बात कर रही हो?
भला वो बेचारी हमसे क्या कहेगी। आप हो ना इतना कुछ कहने के लिए। उन तीनों को मेरी मानो तो बड़े भैया सही कहते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें कोई ना कोई सलूशन जरूर मिलेगा। मैं आज ही जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, क्या पता हमें कोई ना कोई सलूशन मिल जाए। ऐसा कहकर वे तीनों अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन वो तीनों अपनी पत्नियों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर भारती, कोमल, अंजू के साथ साथ गगन, लकी और प्रदीप का भी चेकअप करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर अंगूरी और उसके तीनों बेटों से कहते हैं, देखिए कमी ना तो आपकी बहुओं में है और ना ही आपके बेटों में, लेकिन आपकी बहू प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ समय दीजिए, हम इसके बारे में रिसर्च करके आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो सभी वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अंगूरी उन सब से कहती है, अरे देख लिया ना तुम सब ने, मैं तो कहती ही थी कि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। अंगूरी अपनी बात बोल ही रही होती है कि तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। टेलीफोन पर भारती, अंजू और कोमल की माँ कल्याणी होती है। जैसे ही भारती फोन उठाती है, उनकी माँ उनसे कहती है, अरे कल्याणी, तुम तीनों बहनें कैसी हो? तुम्हारी ससुराल में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना बेटा? हाँ माँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप बताइए, अचानक से आपने फोन किया, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, बस मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने दामाद और अपनी तीनों बेटियों को देख लूं। क्या तुम तीनों मेरे तीनों दामादों के साथ घर पर आ जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपसे मिलने एक साथ जरूर आएंगे। इतना कहकर भारती फोन काट देती है और अपनी माँ के बुलाने का न्योता सबको बता देती है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंगूरी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती है। हाँ हाँ जाओ, मुझे तो लगता है इस कल्याणी की बच्ची ने ही कुछ करवा रखा है, तभी तो इन तीनों को कोई बच्चा नहीं होता। अंगूरी के ऐसा कहने के बाद भारती, कोमल, अंजू तीनों बहुत उदास हो जाती हैं, लेकिन उनके पति उन्हें वहां से ले जाते हैं और अगले दिन वो तीनों कल्याणी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके आने के बाद कल्याणी उनसे कहती है, तुम तीनों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, और साथ में तुम तीनों मेरे दामादों को लेकर आई हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। कल्याणी अपने तीनों बेटियों के साथ साथ अपने तीनों दामादों का अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें नाश्ता करवाती है। नाश्ता करवाने के बाद कल्याणी अपनी तीनों बेटियों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो मेरी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। इसीलिए मैं तुम तीनों को एक बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ। वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई सारी विधियां प्राप्त कर रखी हैं। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है, बाबा उसकी दिक्कत को दूर कर देते हैं। आज रात तैयार रहना, हमें उनके पास जाना है। भारती, कोमल, अंजू तीनों ही बच्चे की लालसा में इतनी पागल थीं कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। जिसके बाद रात होते ही वो तीनों अपनी माँ के साथ बाबा के पास जाती हैं। बाबा उन तीनों को देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे मेरी बच्चियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। बस बाबा जी की बूटी को याद रखना और उसे सही समय पर खा लेना। बाबा तीनों को अपनी बूटी देता है, जिसके बाद वो तीनों से कहता है, चांदनी रात के समय ठीक रात के 11 बजे तुम्हें इस बूटी को दूध के साथ पीना है, जिसके बाद तुम तीनों प्रेग्नेंट हो जाओगी और तीनों को बेटे होंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी माँ कल्याणी के साथ वापस घर लौट आती हैं। 2 दिन बाद चांदनी रात होती है और जैसे तैसे करके वो तीनों 2 दिन बहुत ही मुश्किल से बिताते हैं। चांदनी रात वाले दिन वो तीनों एक साथ रसोई में अपने लिए दूध गर्म करती हैं और उसमें बाबा जी की बूटी डाल देती हैं कि तभी अचानक से उनके घर पर उनकी सास अंगूरी आ जाती है। अरे कहाँ गए सब के सब, कोई घर में है या नहीं? अपनी सास की आवाज सुनते ही वो तीनों दूध के गिलास वहीं रखकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन उसी समय उन तीनों के पति रसोई में पहुंच जाते हैं और दूध से भरे गिलासों को देखकर उन्हें तुरंत पी जाते हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म दूध पीकर तो मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाहर आई हो। वो तीनों अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आंगन में पहुंच जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ?
आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी ममता है ही ऐसी, तुम्हारी तरफ मुझे खींच लाई। अंगूरी इतना कहती है कि तभी उन तीनों बेटों के पेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये सब देखकर वो सभी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन भारती, कोमल, अंजू को ये पता चलने में देरी नहीं लगती कि उनके पतियों ने बाबा जी की बूटी दूध के साथ पी ली, जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी सास को बहुत ही प्यार से समझाती हैं। अरे ये कैसा गजब हो गया, तुम तीनों के पेट की गुल्लक खाली पड़ी है और मेरे बेटों के पेट तो देखो, पूरे 9 महीने की संभावना लग रही है। कुछ ही देर बाद गगन, प्रदीप और लकी को उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिसके बाद कल्याणी अपने तीनों दामादों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ ही देर में उन तीनों की डिलीवरी हो जाती है और वो तीनों बहुत ही सुंदर बच्चों को जन्म देते हैं। तभी वो तीनों अपनी सास कल्याणी से कहते हैं, अरे सासू माँ, आज आपकी बदौलत हम तीनों बाप बन गए और इसी के चलते हमें आज औरतों के दर्द का एहसास हुआ। अब जो भी है सब ठीक है, हमारा परिवार पूरा हो गया और हम तीनों को संतान भी है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। उन तीनों के प्रेग्नेंट होने की खबर अखबार में छप जाती है, जिसके बाद वो सब अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे मेरी कामकाजी बहुओं, खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, पिछले 15 मिनट से टेबल पर बैठकर बाट जो रहे हैं। माँ जी, ये दोनों ना जानबूझकर देर सांझ बीतने के बाद खाना बनाना शुरू करती हैं। रेवती अपनी 2 बहू प्रोमिला और वाणी के साथ आराम से खाने की मेज पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी 2 बहुएं धानी और शिवी रसोई घर के भीतर खाना बनाने में उलझी हुई थी। तभी हड़बड़ाहट में धानी का हाथ चूल्हे पर चढ़े गर्मा गर्म तवे से जल जाता है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। माँ! क्या हुआ जीजी? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया। अरे नासपीटियों, आज रसोई घर से निकलने का इरादा नहीं है क्या? शिवी, मेरी चिंता ना करो। चलो, अगर सासू माँ को समय से खाना न मिला तो वो बिन बात पर हम दोनों पर बिगड़ जाएंगी। धानी अपने जख्मों को नजरअंदाज करके खाने की परात लेकर मेज पर परोसते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, वो तरकारी 3 तरह बनानी थी ना, इसीलिए जरा समय लग गया। अरे इसे तू जरा सा समय कहती है? पिछले 20 मिनट से बेचारी मेरी दोनों बहुएं भूख से बिलबिला रही है। देख, इनका फूल सा खिलता हुआ चेहरा कैसे बेजान और मुरझाया हुआ है। पहले मेरी दोनों बहू वाणी और प्रमिला को खाना परोस। सासू माँ, खाना मैं परोस देती हूँ। वो रसोई घर में रोटी बनाती वक्त जीजी का हाथ जल गया है। अरे शिवी, जरा सा तो जख्म है, खाना परोसने से क्या बिगड़ जाएगा? मैं और प्रमिला भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों नहीं वाणी, ये लो खाओ। बात को बढ़ने से पहले धानी बात काट कर खाना परोसने लगती है। तभी खाने का एक कौर खाते ही प्रोमिला खाने में खामी निकालने लगती है। अथू! अरे रसोई घर में दोनों आंखें मूंद कर खाना पका रही थी क्या? सारी की सारी सब्जी में मिर्च भरी हुई है और नमक का तो नाम ही नहीं है। इतना स्पाइसी खाने से हम दोनों बहुओं की ब्यूटी को बिगड़ने के लिए तुमने ये जाल बिछाया है ना, ताकि हमारा हजारों का कराया मेकओवर मिट्टी में मिल जाए। प्रोमिला के मुंह से ऐसा सुनकर रेवती गुस्से से लाल पीली होकर कहती है, क्यों री मेरी बैरन बहू, कहा था ना मैंने कि खाने में खामी निकली तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, हमने सब्जी में नमक डाला था, आप एक बार चख कर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम झूठ बोल रही हैं? तुम दोनों गरीब को जरा सा ढील दे दो तो सर पर चढ़कर तांडव करने को हो जाती हो। अरे तुम दोनों की औकात तो ये झूठन मांझने की थी। जाने क्या काला जादू टोना किया जो मेरे बेटे बिन बताए तुम्हें ब्याह ले आए। खुद की शक्ल सूरत नहीं है, इसीलिए मेरी अमीर बहुओं की सूरत बिगाड़ना चाहती हो। इस तरह रेवती रईस बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर अपनी गरीब बहुओं पर जुल्म ढाती रहती है। और फिर, माँ जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, आपकी दोनों बहुएं रईस घरों से ताल्लुक रखती हैं। आज हम 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं। अरे मेरी बहू, तुम दोनों का कहाँ मैं कैसे टाल सकती हूँ? प्रोमिला और वाणी की थाली का खाना खाकर खत्म करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद रेवती अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर से निकल जाती है
और धानी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, आखिरकार कब तक हम बहुओं का शरीर कोड़े का कौर बनता रहेगा। जीजी, अगर पहले ही दिन से हमने आवाज उठाई होती तो आज सासू माँ और जेठानी जी की ज्यादती इस कदर न होती। ऐसा कहते हुए दोनों बहू बीते दिनों में चली जाती हैं। रेवती के 4 बेटे थे, जिसमें से 2 की शादी बड़े ही रईस घराने में हुई थी। शादी के बाद रेवती वाणी और प्रोमिला की सास बनी। बस एक बार विपुल और प्रणव की शादी भी ऊंचे खानदान में हो जाए तो जीवन सफल। रेवती अपनी रईस बहू के आगे ये गाथा गा ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर प्रणव और विपुल अपनी पत्नी के साथ आते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही रेवती बेटों को बीवियों के संग देखकर दंग रह जाती है। तभी बिगड़े हुए माहौल को देखकर अमीर बहुएं बातों की बाण चलाने लगती हैं। ये लो माँ जी, विपुल और प्रणव ने तो आपकी सोच पर पानी फेर दिया। आपकी मन की मिठाई तो धरी की धरी रह गई। माँ, ये धानी है मेरी पत्नी। माँ, ये शिवी है मेरी पत्नी। माँ का आशीर्वाद लो शिवी। जैसे ही धानी और शिवी रेवती के पास आती हैं, गुस्सेल लहजे में वो बोलती है, दूर हट मेरे पास से। खबरदार जो मुझसे कोई नाता जोड़ने की कोशिश भी की तो। नहीं वे जी, आप दोनों अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में जाइए, माँ जी इस वक्त गुस्से में है। कुछ देर बाद, माँ जी ऐसी गुस्से से बनती बात भी बिगड़ जाएगी, अब जो होना था हो चुका। माँ जी 1 या 2 दिन बाद देवर जी शहर चले जाएंगे, और वैसे भी इतने बड़े घर को साफ सुथरा रखने के लिए बाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो इन बैरन बलाओं को बाई बनाकर रख लेते हैं। सही कह रही हो बहू तुम। 2 दिन बाद रेवती के दोनों बेटे शहर रवाना हो जाते हैं। और फिर, ओह गरीब बाप की बेटियों, जल्दी से नीचे आओ। जी कहिए सासू माँ। तुम दोनों के पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई है। कमल को देखकर कीच की तरह मेरे बेटों से ब्याह रचाकर तुम इस घर की बहू तो बन गई। अब देखो, मैंने भी तुम्हें बाई बनकर ना तुम्हारी जात ना बदल दिखाई, तो मैं भी रेवती नहीं। अब जल्दी से कपड़ों का ढेर उठाओ और धोने बैठ जाओ। माँ जी, खिड़की दरवाजे के पर्दे भी मैले हो चले हैं, इन्हें भी बदल कर धुलवा देना। और एक जरूरी बात, वॉशिंग मशीन को तो हाथ भी मत लगाना। माँ जी, जिठानी जी खड़ी खड़ी हमें हिदायत दे रही है और आप बुत बनकर खड़ी देख रही हैं। जो तुम्हारी जेठानी कह रही है चुपचाप उसे मानो, समझी? इस घर में शान और शौकत का हर सामान मेरी रईस बहू दहेज में लेकर आई है, जबकि तुम दोनों छुच्छे हाथ आई हो। उस दिन के बाद से बेचारी गरीब बहुओं को सास के सताव के साथ साथ जेठानियों की ज्यादतियां भी सहनी पड़ती। रेवती का मन जीतने के लिए गरीब बहुएं उसका कहा कुछ भी नहीं टालती। उन्हें रोजाना सास के कहने पर वो जेठानी का झूठन ही खाने को मिलता। दोनों बहुएं फूट फूट कर रो ही रही थी कि अचानक उन दोनों के पति शहर से आ धमकते हैं। प्रणव, तुम आ गए? क्या बात है भाभी, शिवी रो क्यों रही है और आपका चेहरा इतना बेरंग क्यों है? प्रणव के पूछने पर धानी उसे सारी वारदात बताती है। तभी रेवती और अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर आ जाती है। खाना कितना मजेदार था ना। अरे विपुल, प्रणव, तुम दोनों कब आए? वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। हमारे पीठ पीछे आपने जो हम दोनों की पत्नियों के साथ किया है, उसका कच्चा चिट्ठा सामने खुल चुका है। आखिर तुम दोनों बैरन बलाओं ने अपनी जात दिखा ही दी। माँ जी, इसके सिवा आपने हमारे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। पहले दिन से हम आपकी नजरों में स्नेह खोजते रहे, मगर लाख कोशिश के बाद हम आपको बदल न सके। माँ, अमीरी गरीबी की दीवारों के बीच आपने कभी इनके मन और इनके गुणों को देखा नहीं। हम जा रहे हैं, आप अपनी शानो शौकत के साथ खुश रहना। इस तरह रेवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और आखिरकार शिवी और वाणी आज अपने पति के साथ सास के सताव और अमीर बहुओं की बंधुआई से बच निकलती है। जादुई फेस क्रीम। रूपा, हल्दी चंदन का लेप बनाया है, जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा ले। ये तेरे गोरे रंग को और भी ज्यादा संवारने और निखारने का काम करेगा। माँ, मुझे इस हल्दी और चंदन के लेप की जरा भी जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा तो पहले ही इतना गोरा चिट्टा है। इसे इस काली कमली सावरी को दे दो। बिल्कुल नहीं, ये लेप इस काली कलमुही के लिए जरा भी नहीं है। इसका जाने कैसा काला कोड़ इसके शरीर पर सराबोर है।
चाची माना कि मैं बदसूरत हूँ, मगर हूँ तो इंसानी। अब भगवान ने मुझे सांवला बनाकर भेजा है तो इसमें मेरा क्या दोष। अरे बंद कर अपनी बकैतियां। आई काली कलमुही, ज्यादा जबान चलाई तो तेरे कोयले से काले होंठ को ऐसी चोट दूंगी कि जीवन भर याद रखेगी। सावरी रोती बिलखती हुई काम करने लगती है। ये पहली दफा नहीं था जब सावरी को अपनी चाची और अपनी बहन के मुंह से बुरा बखान सुनने को मिला। सावरी ने होश भी न संभाला था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सावरी चाचा चाची के संग रहने लगी। सावरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए बोलती है, माँ, चाची प्रत्येक दिन मुझे काले रंग के लिए कोसती रहती है। अपने ही घर में नौकरों से बढ़कर सतब सहती हूँ। आपकी बेटी सावरी को हमेशा अपने सावले रंग के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। रात के सन्नाटे में सावरी की सिसकियां साफ तौर से उसकी मनोदशा को दर्शा रही थी। उसकी आंखों से देर रात बेबसी की बौछार बरसती है। अगली सुबह, ए काली कोयला, सवेरे के 6 बज चुके हैं, चल उठ और काम पर भिड़ जा। जल्दी से मेरे लिए चाय ला। बस चाची, 5 मिनट में आपकी चाय लेकर आती हूँ। चंदा का सावरी और अपनी बेटी रूपा के प्रति दोहरा बर्ताव उसके रंग भेद को साफ शब्दों में साझा करता था। ये लो चाची चाय। जैसे ही चंदा चाय की पहली घूंट गले से उतारती है, वो गर्मा गर्म चाय सावरी के चेहरे पर उड़ेल देती है। चाय की गर्माहट से सावरी जोर शोर से चीखती है, माँ, मेरा चेहरा, चाची मेरा चेहरा जल रहा है। तो जल जाने दे काली कमली, किसी काम की नहीं है। तू जानबूझकर चाय के नाम पर चाशनी बना कर लाई थी ताकि मैं मधुमेह की बीमारी से मर जाऊं। वैसे भी तेरा चितकबरा चेहरा निहारने लायक नहीं है। सावरी दर्द से करहाती हुई अपने कमरे की ओर दौड़कर आईने में खुद को देखती है। मेरा चेहरा चाची ने जला दिया। सावरी, चाय से जलने के बाद तेरा चेहरा तो एकदम उबले हुए शकरकंद के जैसे मुरझा गया। बदसूरत तो तू पहले ही थी, अब दागदार भी हो गई। मुझे देख, मेरा चेहरा एकदम चांद सा चमचमा रहा है। हाँ। रूपा अपने गोरे रंग पर गुमान दिखाकर वहां से चली जाती है और सावरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर सीने से सटाकर कहती है, माँ, चाची ने जानबूझकर मेरा चेहरा जला दिया। माँ, आखिरकार मैं इतनी कुरूप और काली क्यों हूँ? काश कि मेरी भी सूरत और लड़कियों जितनी सुंदर होती। सावरी भाव विभोर होकर अपनी बदसूरती के बारे में सोचकर बहुत रोती है। तभी तस्वीर के पिछले भाग से एक चिट्ठी निकलती है। ये चिट्ठी तो सालों पुरानी प्रतीत हो रही है। शायद माँ ने ये मेरे लिए लिखी है। सावरी जैसे ही उस चिट्ठी को खोलती है, उसकी माँ का अक्ष चकाचौंध चमक के साथ चिट्ठी पर प्रतिबिंबित होता है। सावरी, मेरा ये संदेश तुम्हें सयाने पड़ाव पर मिलेगा। कोठी के एक खुफिया दीवार के दराज में मेरे साज श्रृंगार का एक बक्सा होगा। उसके भीतर एक जादुई फेस क्रीम होगा। मैं जानती थी कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत आन पड़ेगी। जैसे ही तुम उस जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम्हारा चेहरा चमकते सितारों के सांचे में ढल जाएगा। किंतु स्मरण रहे, उस जादुई फेस क्रीम का असर सांझ के सूरज के संग ढल जाएगा। तब तुम पुनः अपना चेहरा धोकर उसे लगाना। उस जादुई क्रीम से तुम्हें अपनी कुरूपता से निजात मिल जाएगी। उसका प्रयोग एक सीमा में ही करना। चिट्ठी में लिखे बोल खत्म होते ही कुसुम का अक्ष ओझल हो जाता है। सावरी कोठरी में आकर खोजबीन करती है। मिल गया माँ बक्सा। सावरी जैसे बक्सा खोलती है, जादुई फेस क्रीम उसके हाथ लगती है। जरूर वह जादुई फेस क्रीम यही होगी। मुझे फौरन इसे अपने चेहरे पर लगाना होगा। सावरी शीशे के सामने खड़ी होकर जैसे ही जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, एक चकाचौंध चमक उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है और सावरी खुद को देख स्तब्ध रह जाती है। क्या ये मेरा ही सुंदर चेहरा है? कहीं ये सुंदर सूरत कोई स्वप्न तो नहीं? शुक्रिया जादुई फेस क्रीम, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। अरे ओ सावरी, इतना काला कुमलाया चेहरा एकाएक चांद जैसा कैसे चमक उठा? क्यों चाची, आप चुप ही रहेंगी? कुछ कहेंगी नहीं? अरे कोई आसमान की बुलंदी नहीं छूली तूने। तेरा ये सुंदर सूरत किसी सौंदर्य प्रसाधन का कमाल होगा। बस 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात आएगी। देखना रूपा।
सावरी के सामने तो दोनों माँ बेटी स्वांग तो रच लेती हैं। सांझ होते ही सावरी का चेहरा पहले की भांति भद्देपन में ढलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि मेरा चेहरा काला हो, मुझे जल्दी से जादुई क्रीम को चेहरे पर लगाना होगा। सावरी अपना मुंह धोकर फौरन जादुई फेस क्रीम को चेहरे पर लगाकर कहती है, ए जादुई क्रीम, इसी पलछिन मेरे सूरत को सुंदरता में शुमार कर दो। सावरी के स्वर शब्द सुनकर जादुई फेस क्रीम उसकी सूरत को सुनहरी सुंदरता से सराबोर कर देता है। ये देख बाहर खड़ी उसकी चाची और रूपा कहती है, अच्छा, तो इस जादुई क्रीम से इसके चेहरे की काया पलट हुई है। माँ, इसकी सुंदरता मेरे सीने में फांस की तरह चुभ रही है। चिंता ना कर रूपा, आज रात इसके सोने के बाद ये जादुई क्रीम हम चुरा लेंगे। दोनों माँ बेटी सावरी के सोने की ताक में रहती हैं। आधी रात उसे गहरी नींद में पाकर दोनों दबे पांव जादुई क्रीम अपने कमरे में लाती हैं। ये लो रूपा, जल्दी से इस जादुई क्रीम को अपने गोरे चिट्टे चेहरे पर लगा। रूपा जल्दी से जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर शीशे में निहारती हुई कहती है, ए जादुई फेस क्रीम, जल्दी से मेरा चेहरा सावरी के सूरत से भी सुंदर कर दे। माँ, ये जादुई क्रीम अपना कौतुक करतब क्यों नहीं दिखा रही है? सब्र रख रूपा, इतनी आतुरता भली नहीं। एकाएक रूपा का रूप सर से पांव तक काले भद्दे रूप में सराबोर हो जाता है। माँ देखो, जादुई क्रीम ने मेरे सुंदर चेहरे को काला कर दिया, अब मैं क्या करूं? अरे तू पहले इतनी गोरी चिट्टी थी, देखना ये जादुई क्रीम चंदा के रूप को कैसे चमकाती है। अपने सुंदर रूप का स्वार्थ साधने के लिए चंदा भी जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है। चंदा भी सिर से लेकर पांव तक काली हो जाती है। हाय री अम्मा, इस जादुई क्रीम ने तो मेरा भी चेहरा चितकबरा कर दिया। अरे ये कैसी क्रीम है? चंदा के चीखने की आवाज सुनकर सावरी वहां आती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी रात को चीख क्यों नहीं है? अरे सावरी देख, तेरी चाची के चेहरे की क्या दशा हो गई। तेरे जैसा रूप पाने की होड़ में हम दोनों ने छिपकर ये जादुई क्रीम लगाई। हमारा चेहरा संवारने निखरने की बजाय बतौर बदसूरत में बदल कर कुछ कर भी दिया। जरूर आप दोनों ने जादुई क्रीम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया है। चिंता मत कीजिए चाची, आप दोनों अपने चेहरे को जैसे ही गुलाब जल से धोएंगी, आप पहले जैसी ही हो जाएंगी। दोनों जैसे ही अपना चेहरा धोती हैं, उनका चेहरा पहले की भांति सुंदर हो जाता है। सावरी, तेरी चाची ने हमेशा तेरे काले रंग के लिए तुझे कोसा, मगर तूने आज भी हमारी मदद की। हाँ सावरी, मैंने भी अपने गोरेपन का गुमान दिखाकर तुम्हें कितना बुरा भला कहा। रूपा और चाची, अगर भगवान एक इंसान में सारे गुण दे तो व्यक्ति को अहंकारी होते देर नहीं लगती। ईश्वर हमें जिस रूप में साँचे में सृजता है, उसके पीछे विशेष विषय होता है। अब मेरा चेहरा कितना काला था, मगर मेरे पास जादुई क्रीम है जिसने मेरी काया पलट की। मेरा ये भेष भगवान की देन है। सावरी के सच्चे बोल दोनों माँ बेटी की भटक खोल देते हैं। आज सावरी की सूरत गांव की सबसे सुंदर लड़की की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता।